Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़ात सना. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी बीती होगी. आज फ्रेश मंथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम देखेंगे 1 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. स्क्रीन पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. जैसे कि हम देखेंगे डोंग फेंग 26 मिसाइल किस वजह से न्यूज़ में आई, किस कंट्री की है. फिर इसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स चेकआउट करेंगे. हैरी मेसल अवार्ड देखेंगे किसको मिला है. प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है और राजस्थान गवर्नमेंट किस वजह से न्यूज़ में है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम चर्चा करने वाले हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. Which country developed the Dongfeng 26 मिसाइल? Dongfeng 26 मिसाइल किस देश ने विकसित की है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, चाइना. ठीक है, बैक टू बैक आप देख रहे होंगे कि हमने पिछले दिनों बहुत सारी मिसाइल्स डिस्कस की हैं और न्यूज़ में क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारी वॉर भी चल रही हैं. और जैसे कि रशिया यूक्रेन की वॉर है, फिर इधर इजराइल और ईरान की, इसके अलावा इजराइल पैलेस्टीन की, तो उस वजह से मिसाइल्स एक दूसरे के ऊपर लॉन्च की जा रही हैं और कंट्रीज़ यहाँ पे अपने डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं. ठीक है, तो चाइना की ये जो डोंगफेंग 26 मिसाइल है, ये एक तरह की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसी के साथ इन्होंने 60 नए लॉन्चर्स ऑब्जर्व किए हैं एट अ मेजर प्रोडक्शन साइट. ठीक है, तो डोंगफेंग 26 आप कह सकते हैं कि एक एडवांस्ड चाइनीज़ IRBM है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है फॉर बोथ लैंड एंड मैरीटाइम स्ट्राइक्स. ओके, तो इसकी लेंथ की बात करें तो 14 मीटर्स इसकी लेंथ है और इसके अलावा 1.4 मीटर्स इसका डायमीटर है और इसका वेट है लगभग 20,000 किलोग्राम और इसको पावर किया गया बाय 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट. ये टारगेट्स को हिट कर सकता है विच इज़ अप टू 3,000 to 4,000 किलोमीटर्स अवे. ठीक है, यानी इसकी जो रेंज है वो 3,000 से लेकर 4,000 किलोमीटर तक की है. ये जो मिसाइल है इसकी मॉड्यूलर डिज़ाइन है और इसकी वजह से इसमें 2 न्यूक्लियर और मल्टीपल कन्वेंशनल वॉरहेड ये कैरी कर सकता है, इसके अंदर आ सकते हैं. इसकी एंटी शिप वर्जन DF-26B टारगेट करती है नेवल वेसल को इंक्लूडिंग द एयरक्राफ्ट कैरियर. फाइन, तो डोंगफेंग 26 मिसाइल किस कंट्री के हैं? आंसर है ए ऑप्शन, चाइना. फाइन, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? सबसे पहले अप्रोक्सीमेट फ्लाइट स्पीड कितनी होती है इस तरह की मिसाइल की? सो दैट इज मैक 18. फाइन, और कौन सी चाइनीज मिलिट्री डिवीजन है जिन्होंने डिप्लॉय किया है DF-26 मिसाइल को? सो दिस इज द 2nd आर्टिलरी कॉर्प्स. बैलिस्टिक मिसाइल प्रोपल्जन की अगर हम बात करें तो किस तरह का प्रोपेलेंट कॉमनली यूज होता है सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स में? सो दिस इज द कंपोजिट प्रोपेलेंट. और की एडवांटेज क्या है सॉलिड प्रोपेलेंट का ओवर द लिक्विड प्रोपेलेंट इन द बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम? सो इसकी लॉन्गर स्टोरेज लाइफ होती है. ठीक है, यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, चाइना. चाइना ने डेवलप किया है डोंगफेंग 26 मिसाइल को. अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Where was the Maritime Technical Exposition MTEX 24 inaugurated? कहाँ पे इसको इनोग्रेट किया गया? आंसर है विशाखापट्टनम इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. IDEX इज अ स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? IDEX स्कीम है किस मिनिस्ट्री की? आंसर है डिफेंस मिनिस्ट्री. विच कंपनी बिल्ड द मिसाइल कम एमिनेशन बार्ज LSAM 12 यार्ड 80? इसको डेवलप किया है सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने. यार्ड्स मिसाइल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? यार्ड्स मिसाइल को डेवलप किया है रशिया ने. सक्शम वैली इज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन बिटवीन विच 2 कंट्रीज? ये वैली टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. What is the main objective of the Defence Acquisition Council recently seen in the news? DAC का मेन पर्पस क्या है? To ensure expeditious procurement of the approved requirements of the armed forces. और लास्ट है एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण इज कंडक्टेड इन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया. ठीक है, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है. क्वेश्चन नंबर 2 है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड विच ट्रेडिशनल पेंटिंग टू रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट? भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शहर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है?
यहाँ पे आंसर है सोहराई पेंटिंग, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट किया है सोहराई पेंटिंग को, किसको दिया है ये भी याद रखिएगा, रशिया के प्रेसिडेंट को एट द रिसेंट ब्रिक्स समिट जो कि कजान में हुआ है। ठीक है, तो सोहराई पहले भी बहुत बार न्यूज में रह चुकी है। ये बेसिकली एक तरह की इंडिजिनस म्यूरल आर्ट फॉर्म है, आप ये कह सकते हैं, और इसको माना गया है कि ये 9000 टू 5000 BC की है। ठीक है, प्रैक्टिस किया जाता है इसको मेनली बाय द ट्राइबल वुमेन। इसमें नेचुरल मटेरियल्स का यूज करते हैं ये, जैसे कि चारकोल हो गया, क्ले और सॉइल वगैरह का। और ये आर्ट जो होती हैं इसमें वो डिपिक्ट करती हैं नेचुरल थीम्स को, जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर्स एंड एनिमल्स। इसमें वाइब्रेंट कलर्स का यूज होता है, साथ ही सिंबॉलिक मोटिव्स यूज होते हैं। तो ये पॉपुलर है अमंग द ट्राइब्स इन डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और हजारीबाग रीजन जो है झारखंड का, जहाँ पे सिमिलर तरीके एंशिएंट केव पेंटिंग्स भी मिली थी हमें, उनके पास GI टैग है फॉर द सोहराई आर्ट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट किया है सोहराई पेंटिंग को, किसको, रशियन प्रेसिडेंट को ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट। फाइन, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, सोहराई पेंटिंग। आपसे क्या पूछा जा सकता है, मेन पर्पस क्या है सोहराई आर्ट का इन द ट्राइबल कम्युनिटीज? तो मेन पर्पस है हार्वेस्ट को ये सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्ट मंथ्स को, और फर्टिलिटी रिचुअल्स के तौर पे इसको ये डेवलप करते हैं। नेम द फेस्टिवल ड्यूरिंग विच सोहराई आर्ट इज ट्रेडिशनली क्रिएटेड? ऑब्वियसली इट इज सोहराई हार्वेस्ट फेस्टिवल। कौन से नेचुरल मटेरियल्स हैं जिनका यूज किया जाता है इन क्रिएटिंग द सोहराई आर्ट? दीज आर चारकोल, क्ले एंड सॉइल। ठीक है, हजारीबाग जो जगह अभी हमने बात करी झारखंड में है, और इसके पास GI टैग है सोहराई आर्ट के लिए। कौन से इंडियन स्टेट में हजारीबाग लोकेटेड है? तो ऑब्वियसली इट इज लोकेटेड इन झारखंड। क्या सिग्निफिकेंस है हजारीबाग प्लेट्यू का? सो इट इज वेरी रिच इन कोल एंड मिनरल्स। कौन सी एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जो कि आपको हजारीबाग में मिलती है? इट इज द हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पट्टचित्र पेंटिंग। पट्टचित्र पेंटिंग भी बहुत फेमस है, और ये ज्यादातर आपको मिलती है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जैसे हिस्सों में, और साथ ही बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, फिर जैसे कि सेकंड है यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स भी बहुत फेमस है। ये एक तरह की स्टाइल है पेंटिंग की जो ज्यादातर इंडिया और नेपाल के रीजन्स में मिलती है, यहाँ के लोग इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट है वारली पेंटिंग्स। और वारली पेंटिंग्स की बात करें तो ये भी एक ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म है जो कि ओरिजिनेट हुआ था महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नॉर्दर्न सह्याद्री रेंज से। ठीक है, तो ये भी इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को चेकआउट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम एनुअल बोर्ड मीटिंग हेल्ड? इसकी एनुअल मीटिंग हुई है श्रीलंका में। वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई न्यू दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 इज रिसेंटली होस्टेड बाय विच कंट्री? इसको होस्ट किया है स्पेन ने। Recently, India hosted 14th edition of India-Vietnam Defense Policy Dialogue in which city? इंडिया ने होस्ट किया इस डायलॉग को नई दिल्ली में। Recently, where was the Global Aerospace Summit 2024 held? ये समिट हुई है अबू धाबी में। What is the theme for the World Health Assembly 2024? इसके लिए हमने इस साल थीम रखी थी All for Health, Health for All। What is the theme of an annual Indian Navy Conference Indo-Pacific Regional Dialogue 2024? इसके लिए थीम रखी गई Resource, Geopolitics and Security in the Indo-Pacific। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, Which countries recently signed the Digital Infrastructure Growth Initiative for India Framework, DIGI Framework? हाल ही में किन देशों ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कंट्रीज हैं, बी ऑप्शन, US, जापान एंड साउथ कोरिया। इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर साइन किया है डिजी फ्रेमवर्क को, ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए इंडिया के अंदर। पार्टनर एजेंसीज कौन कौन सी हैं? जैसे कि हो गई US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इसके अलावा कोरिया एग्जिम बैंक। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव का पर्पस है कोलैबोरेट करना इंडियन प्राइवेट कंपनीज के साथ इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन रैन, सबमरीन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स, डेटा सेंटर्स, स्मार्ट सिटीज, ई-कॉमर्स और क्वांटम टेक। इंडिया का असल में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आधार, UPI और डेटा शेयरिंग सिस्टम, उसने अचीव किया है 80% फाइनेंशियल इंक्लूजन, और मतलब इसके जैसे इनेबल हो चुका है 80% तक का फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ये सपोर्ट करता है 87% ऑफ पुअर हाउस होल्ड को ड्यूरिंग द कोविड-19। तो DPI कैन बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ कितने परसेंट? बाय 33%, और इससे जो एमिशन का रिडक्शन है वो भी एक्सेलरेट होगा बाय अप टू 10 ईयर्स। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें बस याद रखना है कि कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया है इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव पे फॉर इंडिया फ्रेमवर्क। आंसर इज यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ कंट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में रही। द फर्स्ट क्वेश्चन इज recently India has sent about 1400 kgs of anti-cancer drugs to which country in humanitarian assistance? इंडिया ने इतना अमाउंट सेंड किया है सीरिया कंट्री के लिए हेल्प के पर्पज से। Recently India signed an agreement with which country to implement 4 community development projects? इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया मार्शल आइलैंड्स के साथ, जिसके बाद वो 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Recently, which country's ambassador inaugurated the Kohima Peace Memorial in Nagaland? तो यहाँ पे आंसर है जापान की कंट्री। Recently, which country has banned the entry of visitors with Israeli passport? इसराइल और पैलेस्टीन की वॉर के चलते मालदीव्स कंट्री ने बैन कर दिया था ऐसे सभी विजिटर्स को जिनके पास इजरायली पासपोर्ट है। Recently, India signed a cultural property agreement with which country to prevent and curb the illicit trafficking of antiquities? इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए के साथ। What is Vuhledar recently captured by Russian forces in Ukraine? Vuhledar क्या है? ये कोल माइनिंग टाउन है। Recently, where was the third edition of Joint Defence Cooperation Committee meeting between India and Kenya held? ये मीटिंग अभी पिछले महीने हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है What is the rank of India in the Rule of Law Index 2024 that is released by the World Justice Project? विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है सी ऑप्शन 79। इंडिया की पोजीशन है 79 आउट ऑफ 142 इन दिस 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो कि देती है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। और इसमें टॉप रैंक कंट्रीज रही डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड जर्मनी। ठीक है, इस इंडेक्स में बेसिकली 8 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें पहला है जैसे कि गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट्स कितने हैं किसी भी कंट्री में, करप्शन एब्सेंस मतलब करप्शन कितना कम है, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, ये 8 तरह के पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। और इंडिया ने मॉडरेट परफॉर्म किया है इन गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट्स और ओपन गवर्नमेंट में, जहाँ पे हमारा फोकस रहा गवर्नेंस। पुअर हमारा स्कोर रहा फंडामेंटल राइट के मामले में, सिक्योरिटी और क्रिमिनल जस्टिस के मामले में। इससे हमारे इश्यूज कुछ सामने आए हैं रिगार्डिंग पॉलिसीज, राइट्स प्रोटेक्शन एंड डिलेड जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडिया की रैंक कितनी थी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। आंसर है 79 और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्रीज थी? तो टॉप मोस्ट कंट्रीज रही डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड जर्मनी। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी एंटिटी है जो कि पब्लिश करती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को, सो दैट इज द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ओके, कितने फैक्टर्स इसमें काउंट होते हैं? तो टोटल 8 फैक्टर्स के बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है। डेनमार्क की हमने यहाँ पे बात की थी, कैपिटल सिटी कौन सी है डेनमार्क की? इट इज द कोपेनहेगन। और कौन सी सी है जो कि बॉर्डर करती है डेनमार्क को वेस्ट से? सो दैट इज वेरी फेमस नॉर्दर्न सी। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देखते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहाँ पे? डावोस, स्विट्जरलैंड में। Which organization recently released the Indian Space Situational Assessment Report 2023? इस रिपोर्ट को दिया है इसरो ने। Recently which state secured the first position in the State Food Safety Index 2024? इसमें केरला जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा। Which non-governmental organization recently released the report titled as Aging in India, Exploring Preparedness and Response to Care Challenges? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है हेल्प एज इंडिया ने। Which ministry released the 7th consecutive issue of the publication Envistats India 2024 Environment Accounts? तो ये पब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको पब्लिश किया है फूड सिस्टम इकोनॉमिक्स कमीशन ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की पोजीशन थी 159। आपको बताना है कि इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी। क्वेश्चन नंबर 5 है Which Indian conservation scientist was conferred the Harry Messel Award at the 5th IUCN SSC Leaders Meeting in Abu Dhabi? अबू धाबी में 5वें IUCN SSC नेताओं की बैठक में किस भारतीय संरक्षण वैज्ञानिक को द हैरी मेजल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, विभाग कुमार तालुकदार। ठीक है, ये असम को बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिसीव कर लिया है प्रेस्टिजियस हैरी मेसल अवार्ड
कौन देता है? IUCN स्पेशीज सर्वाइवल कमीशन, ठीक है। यहाँ पे जो SSC लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशीज सर्वाइवल कमीशन, ठीक है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया एट द 5th एडिशन ऑफ द IUCN SSC लीडर्स मीटिंग, जो कि अबू धाबी में हुई है। यहाँ पे 300 कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स ने अटेंड किया था इस कॉन्फ्रेंस को। इनको रिकॉग्नाइज किया गया इनके ऑन ग्राउंड और लीडरशिप कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द स्पेशीज कंजर्वेशन। इन्होंने IUCN SSC को ज्वाइन किया था 1991 में और फिर इन्होंने चेयर किया एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप को सिंस 2008, ठीक है। ये फाउंडर रहे हैं आरण्यक के भी, जो कि एक की कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, और इन्होंने पब्लिश किया है 70 साइंटिफिक पेपर से भी ज़्यादा। इन्होंने इसके अलावा 60 प्रोजेक्ट्स भी लीड किए हैं पिछले 25 सालों में, ठीक है। तो इनका नाम है भिभाव कुमार तालुकदार, जो कि असम को बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। इनको कन्फर किया गया है हैरी मेजल अवार्ड एट द 5th IUCN SSC लीडर्स मीटिंग, जो कि अबू धाबी में हुई है, ठीक है। अगली स्लाइड में चलिए हम एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। Recently, which state has opened its first bird gallery for enhancing the wildlife education and conservation? Wildlife education को enhance करने के लिए कौन सा स्टेट है जिसने पहली बर्ड गैलरी ओपन की है? दैट इज द स्टेट उत्तराखंड। What is the IUCN status of Borneo elephants recently seen in the news? इनका IUCN status है endangered. गांधी सरोवर recently seen in the news due to avalanche originates from which glacier? ये originate होता है चारोबारी ग्लेशियर से। गदगिल कमिटी रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विद विच जियोग्राफिकल एरिया? ये रिपोर्ट रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से। व्हाट इज वाटर स्पाउट रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? ये क्या है? ये रोटेटिंग कॉलम है एयर का और मिस्ट का ओवर द वाटर। ग्रेटर adjutant belongs to which species? ये एक stork की species है। Recently, which state government has established 42 ecological laboratories to monitor the impact of climate change on forest? आंसर है यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। इन्होंने स्टैब्लिश किया है 42 इकोलॉजिकल लेबोरेटरीज को, जिससे कि क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का ऑन फॉरेस्ट, इसको मॉनिटर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, Recently, India's first private military aircraft factory was inaugurated in which Indian state? हाल ही में भारत के पहले निजी सैन्य विमान कारखाने का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज ने मिलकर इनॉग्रेट किया है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स को वडोदरा, गुजरात के अंदर। ये इंडिया की पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी है और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मैन्युफैक्चर करेगा C295 एयरक्राफ्ट को, जिससे कि इंडिया और स्पेन के रिलेशंस इनहैंस होंगे और ये सपोर्ट करता है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव को, ठीक है। एयरबस C295 की बात करें तो इसको ओरिजिनली डिजाइन किया था स्पेनिश कंपनी कासा ने, ओके। और ये एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और ये सूटेड है फॉर मेडिकल इवैक्यूएशंस, डिजास्टर रिस्पांस एंड मैरीटाइम पेट्रोल। फाइन। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया गया है वडोदरा शहर में, गुजरात स्टेट के, ठीक है। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लोकेटेड है? वडोदरा, गुजरात में। कौन सी इंडस्ट्री है जो कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जिसको बिलोंग करती है? सो दैट इज द मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन, ओके। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स। द फर्स्ट वन हियर इज, what is the name of the campaign recently launched in India to raise awareness about dyslexia? dyslexia के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कौन सा एक कैंपेन रन कराया गया था? इट इज द एक्ट फॉर dyslexia. Hathras district recently seen in the news due to stampede recently is located in which Indian state? ये डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। Recently which state government has approved a bill that mandates the reservation for locals in the private sector? तो कुछ दिनों पहले कर्नाटका की सरकार ने ये बिल पास किया था जिसके बाद इन्होंने रिजर्वेशन रख दिया है फॉर लोकल्स इन द प्राइवेट सेक्टर। Which state government recently announced free higher education policy for EWS, SCBC, OBC girls? ये स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की। Which ministry has established iGOT lab to facilitate online learning for all the employees? ये है Ministry of Information and Broadcasting. Recently, which state government provided 5 lakh rupees financial assistance for families of state residents who died in the Kuwait fire tragedy? पिछले दिनों कुवैत फायर ट्रेजिडी हुई थी जिसमें कि केरला की सरकार ने फिर 5 लाख रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था उन सभी फैमिलीज को जिनके मेंबर्स वहां पे डेड हो गए थे। Recently, where was the 17th edition of International Earth Sciences Olympiad held? ये हुआ है बीजिंग, चाइना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, which city was awarded the title of city with best public transport system at Urban Mobility India Conference and Exhibition 2024?
शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का खिताब दिया गया है? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, भुवनेश्वर। 17th एडिशन अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन कंक्लूड हुआ है गांधीनगर गुजरात में, और सेशन को यहाँ पे लीड किया है यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, 3 दिन का ये इवेंट था जहाँ पे फोकस था सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना और जितने भी स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना। भुवनेश्वर को टाइटल दिया गया सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एट दिस कॉन्फ्रेंस। इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया उड़ीसा के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर कृष्णा चंद्र महापात्रा को। किसने दिया है? तो यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ने। ठीक है, तो भुवनेश्वर सिटी को टाइटल मिला है सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। कहाँ पे? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन में, जो कि हुआ है गुजरात में। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थे। Recently, which Japanese animator has been honored with the prestigious Raymond Magsaysay Award for 2024? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हायाओ मियाजाकी। ठीक है, इनको रेमंड मैग्सेसे अवार्ड 2024 का मिला है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये जापान से हैं। Recently, who has been appointed as the chairperson of the Grappling Committee of India for J&K region? यहाँ पे ये अपॉइंट हुई हैं सानिया कादरी। Recently, which prison received the Biodiversity Conservation Award constituted by the Andhra Pradesh State Biodiversity Board? ये prison है राजामुंद्री सेंट्रल prison. Who has been bestowed with the prestigious Chevalier de la Légion d'honneur, France's highest civilian honor? ये फ्रांस का highest civilian honor है और ये दिया गया है इस साल शशि थरूर को। Who won the first prize at the National Youth Parliament Festival 2024? फर्स्ट प्राइज मिला है यतीन भास्कर दुग्गल को। Which state won the maximum number of awards during the 4th Global Renewable Energy Investors Meet and Expo? Maximum number of awards मिले हैं गुजरात को इस एक्सपो में। Recently who received the prestigious आर्यभट्ट award from the Astronautical Society of India? तो ये अवार्ड रिसीव किया है पबुलूरी सुब्बा राव ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है What is the name of the scheme recently launched by Rajasthan government to promote the private investment? हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, रिप्स मींस राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024। ठीक है, राजस्थान ने लॉन्च करी है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 को, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए विद एक्सपैंडेड फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये जो रिप्स 2024 है ये बेसिकली एक इम्प्रूवमेंट है रिप्स 2022 का, जिसमें कि ज़्यादा सेक्टर्स को कवर किया जा रहा है और ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नए सनराइज सेक्टर्स हैं जैसे कि एरो एंड स्पेस, डिफेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीटेक एंड वेस्ट रिसाइकलिंग वगैरह। जो पहले 3 मेगा प्रोजेक्ट हैं इन सेक्टर्स में उन्होंने रिसीव किया है 25% का एडिशनल सनराइज बूस्टर और 10% का एक्स्ट्रा इंसेंटिव ओवर द एसेट क्रिएशन। ठीक है, तो इस स्कीम का नाम क्या है जिसको कि राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया टू प्रमोट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? इट इज द रिप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024। फाइन, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? इस इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस कराया था मध्य प्रदेश की सरकार ने। What is the aim of the National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme recently approved by the Government of India? इसका पर्पस क्या है? इस स्कीम का पर्पस है क्रिमिनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। What is the primary objective of NPS वात्सल्य स्कीम recently launched by Finance Ministry of India? इसका ऑब्जेक्टिव है पेरेंट्स और गार्डियंस को हेल्प करना जिससे कि वो प्लान कर सकें अपने बच्चों के फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को। Which state government has launched the महातारी वंदना योजना? Recently seen in the news. महातारी वंदना योजना है छत्तीसगढ़ की। What is the main objective of National Career Service Portal? Recently seen in the news. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच के गैप को ब्रिज करना। नियात नलनार स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से। What is the name of the scheme recently approved by Bihar government to improve the rural infrastructure? इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। ठीक है, ये बिहार सरकार की स्कीम है और पर्पस क्या था? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इमर्ज्ड एज द टॉप 3 डेस्टिनेशंस फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया? हालिया रिपोर्टों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत द्वारा रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष 3 गंतव्यों के रूप में उभरा है? ये 3 कंट्रीज हैं यूएस, फ्रांस एंड अर्मेनिया। ये इंडिया की टॉप 3 कस्टमर्स रहे फॉर मिलिट्री एक्सपोर्ट। इंडिया अब
एक्सपोर्ट करता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स को अपने लगभग 100 कंट्रीज को, और डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे एक्टिवली प्रमोट करती है एक्सपोर्ट्स को, साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, जिससे कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट हो सके फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल नीड्स। ठीक है, तो ये जो एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूएस, इसमें क्या क्या हैं? एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पार्ट्स फॉर द कंपनीज लाइक लॉकहीड मार्टिन एंड बोइंग, ये लोग हमसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पार्ट्स परचेज करते हैं। फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस रिसीव करता है इंडिया की तरफ से सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और आर्मेनिया जो कंट्री है ये इंपोर्ट कराती है आर्टिलरी गन्स को, पिनाकेड रॉकेट लॉन्चर्स को, स्वाति रेडार्स को, इसके अलावा कुछ और सिस्टम्स इंडिया से। ठीक है, तो रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक यूएस, फ्रांस और आर्मेनिया ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो इमर्ज हुई एज द टॉप 3 डेस्टिनेशंस फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए फिर से एक बार रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनएसओ सर्वे व्हाट इज द पॉवर्टी रेट इन इंडिया। इस सर्वे के हिसाब से इंडिया में पॉवर्टी रेट है 5%। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स द यंग कस्टमर्स। ये रिपोर्ट जो है इसको पब्लिश किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट दी थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। Which organization recently released the World Population Prospect Report 2024? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। Which institution recently released Pathways and Strategies for Accelerating Growth in Edible Oils Towards Goal of आत्मनिर्भरता रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पब्लिश की नीति आयोग ने। What is the rank of India in हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक है 82। ये हमेशा गलत आता है, यहाँ पे 85 होना चाहिए। ठीक है, इंडिया की रैंक थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 नॉट 82। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है विच इंडियन प्लेयर्स वन द वुमेन्स डबल्स टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर कैग्लियारी 2024 टूर्नामेंट। विश्व टेबल टेनिस फीडर कैग्लियारी 2024 के टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, कृत्विका रॉय एंड यशस्विनी घोरपाडे। ये इंडियन डुओ जो है इन्होंने जीत लिया है वुमेन्स डबल्स का टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर कैटेगरी 2024, जिसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? तो ये कहाँ पे हुआ है? इटली में। ठीक है, इन्होंने साउथ कोरिया के पेयर को हराया था इन द फाइनल्स, और इंडियन पेयर ने बीट किया इटली के अरियाना बर्नी और मारिया पिको को इन द फर्स्ट राउंड, और जापान के 2 प्लेयर्स को इन द क्वार्टर फाइनल्स। सेमीफाइनल्स में इन्होंने जर्मनी की टीम को ओवरकम किया था। और यहाँ अगर हम बात करें यशस्विनी घोरपाडे और हरमीत देसाई की, तो इन्होंने रीच कर लिया था मिक्स डबल सेमीफाइनल्स में, लेकिन हरमीत ऑल्सो एडवांस टू द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि ये दोनों प्लेयर्स हैं, कृत्विका रॉय और यशस्विनी घोरपाडे। इन्होंने जीता है वुमेन्स डबल्स टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर कैग्लियरी 2024 टूर्नामेंट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है, तो इटली में। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स कुछ देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज बजरंग पुनिया हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। बजरंग पुनिया जो आजकल चर्चे में है, किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? ये एक रेसलर हैं। रिसेंटली हु वन द 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन रियाद सऊदी अरेबिया, इसको जीता है ध्रुव सितवाला ने। रिसेंटली हु वन द लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप फॉर द 10th टाइम, 10वीं बार इस चैंपियनशिप को जीता है विश्वनाथन आनंद ने। Who won the 56th edition of National Kho-Kho Championship 2023-24, इसको जीता है महाराष्ट्र स्टेट ने। Recently, where was the India's first indoor athletics and aquatic center inaugurated? ये inaugurate हुआ है भुवनेश्वर में। Trent Boult, who recently announced his retirement from international cricket, belongs to which country? Answer है New Zealand. Recently, who has been appointed as the new head coach of Indian senior women's football team? इंडियन सीनियर वुमेन्स फुटबॉल टीम के लिए नए हेड कोच कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है संतोष कश्यप। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। हमने आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लिए अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट, और इसी के साथ हमारे लगभग 80 to 85 क्वेश्चंस आराम से कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगी, और आज का जो आपका होमवर्क है वो रिलेटेड रहेगा बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और फिर इनका जवाब कमेंट्स में लिखने की कोशिश करिए। जो भी आपको आते हैं, जितने भी आते हैं, डजेंट मैटर, आप लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। ठीक है,
कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। उससे होगा क्या, आपको सारे क्वेश्चंस PDF फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे, ना सिर्फ आज के बल्कि पूरे साल के। ठीक है, एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है। कल 2 नवंबर है और इस पूरे वीक में मेरी लीव रहने वाली है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। तो इस पूरे वीक में जीके टुडे की ही कोई और फैकल्टी यहाँ पे टेक ओवर करेगी और आपको करंट अफेयर्स में हेल्प करेगी। ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद दैट। और एक हफ्ते के बाद आई विल बी बैक और फिर हम साथ में मिलकर करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आफ्टर 1 वीक मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। With this, me Nuzhat Sana signing off.